हम कंज्यूमर के व्यवहार के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं और अभी तक हमने 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स को देखा। पहला बिल्डिंग ब्लॉक था खपत सेट या कंजम्पशन सेट, दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक था संभावित सेट जिसको इंग्लिश में हम फिजिबल सेट कहते हैं, ज़्यादा इम्फेसिस हमने बजट सेट पे किया था, और तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक था आपकी पसंद या प्रेफरेंसेस। चौथा बिल्डिंग ब्लॉक है, इन सभी तीनों बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक साथ लेकर के आता है और कहता है कि अगर एक कंज्यूमर है ना, एक उपभोक्ता है, वो उस बंडल का चुनाव करेगा जो कि उसे सबसे ज्यादा उपयोगिता देता हो। इस चीज का वो ध्यान रखेगा कि उसके पास कितने पैसे हैं और उन वस्तुओं के मूल्य क्या हैं, है ना। तो इंग्लिश में हम कह सकते हैं कि गिवन हिज मीन्स ही विल सेलेक्ट द बेस्ट बंडल फॉर हिमसेल्फ, है ना। तो इसको हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि वो अपने, क्योंकि प्रेफरेंस उसकी जो पसंद है उसको हम यूटिलिटी फंक्शन उत्पादक उपयोगिता फलन के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। तो वो उपयोगिता फलन है x1 to xn, अभी तक 2 तक ही लिखते आए हैं, xn आप 2 लिख सकते हैं, n 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। एक उपभोक्ता इस फलन को की अधिकतमीकरण करने का प्रयास करेगा, है ना। वो ऐसा x1 से xn का चुनाव करेगा कि ये ज्यादा से ज्यादा हो सके। कंडीशन क्या है कि वस्तु का मूल्य और उसके इनकम को भी उसे ध्यान में रखना है, तो वो बजट सेट को भी बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हम लिख सकते हैं कि P1 x1 P2 x2 प्लस Pn xn, ये जो है P1 x1 जो है वस्तु एक पर खर्च की जाने वाली मात्रा है, उसी तरह से Pn xn वस्तु n पे खर्च की जाने वाली मात्रा है। और सारे खर्चों का जो योग है वो उनके इनकम से कम होना चाहिए, उनके पास जो पैसे हैं उससे कम होना चाहिए। एक और जरूरत है कि x1 भी 0 से और 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, x2 भी 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, उसी तरह से xn भी 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। कोई भी ये नंबर निगेटिव नहीं हो सकता है ना। तो इसको हम, इस प्रॉब्लम को हम 2-3 तरीकों से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले एक जो है ना फिनेंस का एक तरीका हम लोग यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्राज मेथड। आर्बिट्राज मेथड क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी चीज 3-4 डिफरेंट मार्केट्स में, 3-4 डिफरेंट बाजार में बिक रही है, तो आप हमेशा ये कर सकते हैं कि जिस बाजार में वो सस्ती बिक रही है वहां पे उसे खरीद लें और जिस बाजार में वो महंगी बिक रही है वहां बेच दें और कुछ फायदा कमा लें। आर्बिट्राजिंग से क्या होता है कि चूंकि बहुत सारे लोग ऐसा करने लगेंगे जहां वस्तुएं कम मूल्य में मिल रही हैं तो उसकी मांग बढ़ जाएगी, और मांग बढ़ने से हमने पहले ही देखा है कि उस वस्तु का बाजार में मूल्य बढ़ जाता है। हर जगह, हर बाजार में उस वस्तु का मूल्य बराबर हो जाएगा। अगर बराबर नहीं होगा तो ये आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी बनी रहेगी और लोग ऐसा खरीद फरोख्त करते रहेंगे। तो उसी तरह की कोई चीज हम यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं। तो कहिए सिंपल सा प्रॉब्लम ले लें जिसमें हमारे पास n इज इक्वल टू 2 है, सोचने में आसान होता है। इसी आर्गुमेंट को हम n इज इक्वल टू 5, 10 के लिए आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम शुरू करेंगे n इज इक्वल टू 2 के लिए। तो हमारा प्रॉब्लम हो गया मैक्सिमाइज u x1 x2 with respect to x1 and x2 such that p1 x1 plus p2 x2 is less than or equal to I and x1 is greater than 0 and x2 is greater than 0। तो ये सिंपल सा प्रॉब्लम हो। अब हम ये भी मान लेंगे कि x1 और x2 दोनों जो है ना मनुष्य को, जिस आदमी की बात हो रही है उसको उपयोगिता दे रहे हैं, मतलब x1 के बढ़ने से उनकी उपयोगिता बढ़ रही है, x2 के बढ़ने से उनकी उपयोगिता बढ़ रही है। तो क्या होगा, क्योंकि इनकम से तो कोई यूटिलिटी यहाँ मिल नहीं रही है, कोई उपयोगिता नहीं है, तो ये पूरे का पूरा इनकम खर्च कर डालेंगे x1 और x2 खरीदने में। रियल लाइफ में क्या होता है कि हम कुछ बचत कर पाते हैं,
क्यों बचत करते हैं? क्योंकि उसका उपयोग हम भविष्य में कर सकते हैं। इस सिंपल मॉडल में कोई भविष्य नहीं है, अभी का अभी जो है ना इनकम को खर्च करना है, कोई बचत का गुंजाइश नहीं है। इस वजह से हम लोग यहाँ बचत की बात नहीं करेंगे, पूरा का पूरा इनकम खर्च करने का प्रयास करेंगे। हम ऐसे भी सिचुएशन को बाद में देखेंगे जब इनकम पूरा का पूरा खर्च नहीं करना चाहिए इन साधारण से मॉडल में। तो आइए अब फिर से इसको लिख डालें, मैक्सिमाइज u ऑफ x1 x2 विथ रेस्पेक्ट टू x1 x2 सच दैट p1 x1 प्लस p2 x2, और यहाँ पे हम बराबर लिख रहे हैं क्योंकि कोई इनकम छोड़ना नहीं है, सारा इनकम को यूज कर लेना है, उसको सारे के सारे को उपयोगिता में बदल लेना है, इनकम रखे रहने से कुछ मिलना नहीं है। एंड x1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और x2 जो है वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो आइए हम ये सोचते हैं कि ये सबसे अच्छा जो बंडल है x1 स्टार एंड x2 स्टार है। कहां से हमें मिलेगा हमें नहीं पता है, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, लेकिन हमारी मान्यता है, हमने ये मान लिया कि हमें सबसे ज्यादा जो यूटिलिटी x1 स्टार एंड x2 स्टार पे मिल रहा है। तो x1 स्टार और x2 स्टार पे मिल रहा है, तो पैसे कितने हमने खर्च करने हैं x1 पे? p1 x1 स्टार, और पैसे कितने खर्च करने हैं x2 पे? p2 x2 स्टार, और ये जो है सो i के बराबर होगा। तो इसको जो है शॉर्ट में अभी हम कह लें ये i1 है और ये जो है i2 है, और i1 प्लस i2 जो होगा वो i के बराबर होगा। अब हम क्या करेंगे, i1 से थोड़ा सा पैसा ले लेंगे, कहिए डेल्टा i, और इसको गुड 2 पे दे देंगे। सो i1 की जगह अब गुड 1 पे i1 माइनस डेल्टा i ही खर्च करेंगे, और गुड 2 पे i2 प्लस डेल्टा i खर्च करेंगे। अभी भी दोनों का सम जो है i हो जाएगा। सो पूरा का पूरा इनकम खर्च हो रहा है। अगर हम एक ग्राफ में देखें, ऐसे ग्राफ वाली टेक्निक हम बाद में यूज करेंगे कि हम ऐसा एक लाइन लिए हुए हैं, यहाँ पे है हमारा कहिए x1 स्टार x2 स्टार। सो हम या तो कहिए इस डायरेक्शन में बढ़ जाएं या इस डायरेक्शन में थोड़ा सा बढ़ जाएं, हम लेकिन इस लाइन पे रहेंगे, क्योंकि अंदर की तरफ आ जाएंगे तो हमारा इनकम कुछ ना कुछ बच जाएगा, जो अभी हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा इनकम खर्च हो जाए गुड 1 और गुड 2 पे। ये संभव है सिर्फ बजट रेखा पे ही। ये रहा आपका बजट रेखा p1 x1 प्लस p2 x2 इज इक्वल टू i। तो हमें इस रेखा पे बने रहना है ना। तो अब चूंकि हम कम खर्च कर रहे हैं गुड 1 पे, तो अब गुड 1 कितना हम खरीद पाएंगे? एक यूनिट का प्राइस p1 है और टोटल हम i1 माइनस डेल्टा i खर्च कर रहे हैं। तो अब जो है हमारा जितना गुड 1 मिल रहा है वो है i1 माइनस डेल्टा i डिवाइडेड बाई p1, है ना। इतना ही हमें गुड 1 मिल रहा है। पहले हम कितना खर्च कर रहे थे? पहले हम i बाई p1 खर्च कर रहे थे। अब जो है i1 माइनस डेल्टा i डिवाइडेड बाई p1 खर्च कर रहे हैं। तो कितने का बदलाव आ गया? अब जो है हम माइनस डेल्टा i p1 कम खर्च कर रहे हैं, है ना। उसी तरह से अगर हम देखें, इतना आइटम डेल्टा i कम खर्च कर रहे हैं और डेल्टा i डिवाइडेड बाई p1 कम खरीद पा रहे हैं गुड 1 का। उसी तरह से हम गुड 2 का अब कहिए डेल्टा i डिवाइडेड बाई p2 ज्यादा खरीद पा रहे हैं। गुड 1 का कम हो गया और गुड 2 का इतने से ज्यादा बढ़ गया। तो ये बदलने से, चूंकि अगर देखिए x1 स्टार और x2 स्टार के लेने से हमें कितनी उपयोगिता मिल रही है? वो मिल रही है u x1 स्टार u x2 स्टार, इतनी उपयोगिता मिल रही है। अब x1 स्टार और x2 स्टार में हमने कुछ बदलाव ला दिया, तो हम ये देख सकते हैं ना कि अगर हम x2 को फिक्स रखें और x1 चेंज कर रहे हैं, तो हमारी जो यूटिलिटी है
वो किस रेट से बदल रही है, इसको आइए हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। हम लोग इसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। इसका नाम है सीमांत उपयोगिता, है ना। ये सीमांत उपयोगिता क्या है? कहिए कि हम x1 और x2 से पहले जो यूटिलिटी मिल रही है, अब हम जो है x1 प्लस डेल्टा x1 कॉमा x2 का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो हमारी यूटिलिटी में कुछ परिवर्तन होगा। इसको हम क्या कहेंगे, क्या परिवर्तन है? x1 प्लस डेल्टा x1 कॉमा x2 माइनस u x1 डिवाइडेड बाई x2। इतना बदलाव आ गया, और चूंकि डेल्टा x1 हमने अपने मन से लिया हुआ है, तो हमारा रेट क्या हो जाएगा, इसको हम डेल्टा x1 से डिवाइड कर देंगे। यही हमारे यूटिलिटी में बदलाव का रेट हो गया, और इसको हम कह देंगे मार्जिनल यूटिलिटी विथ रेस्पेक्ट टू गुड वन। ये हो गया आपकी सीमांत उपयोगिता गुड वन के परिप्रेक्ष्य में। हम एक दूसरा भी डेफिनेशन लेते हैं, जो कि यहां से क्लियर हो जाएगा कि हम डेल्टा एक्स चेंज करने की बजाय हम एक से चेंज करें तो क्या होगा हमारे पास। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस डेल्टा x1 माइनस एक्स, क्योंकि वही बदलाव आ रहा है, ये x x कैंसल हो जाएगा। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जब हम एक का बदलाव डालें तो x1 प्लस 1 कॉमा x2 माइनस u x1 x2 डिवाइडेड बाई x1 प्लस 1 माइनस x1। x2 में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसलिए x2 से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये इसको भी हम मार्जिनल यूटिलिटी ही कहते हैं। इसको अगर शब्दों में बयान करें तो सीमांत उपयोगिता वस्तु एक के परिप्रेक्ष्य में, अगर हम वस्तु एक के यूनिट को एक से बढ़ा देते हैं तो जो यूटिलिटी में परिवर्तन आता है, अगर हम गुड 2 के अमाउंट को फिक्स रखते हैं, गुड 2 का की जो मात्रा है उसको बदलते नहीं है, और गुड 1 की मात्रा एक से बदलते हैं, जो यूटिलिटी में परिवर्तन आता है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। बट एक तो बड़ा ही रैंडम टाइप से हमने ले लिया है, एक को हम जो है सो डेल्टा x1 से रिप्लेस कर सकते हैं, और चूंकि डेल्टा x1 आधा भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, तो हमें रेट चाहिए, तो इसको यहाँ हम डेल्टा x1 से डिवाइड कर दे रहे हैं, इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। ये क्या है, इंग्लिश में कहें तो रेट ऑफ चेंज इन यूटिलिटी with respect to good one while keeping good two fixed। हिंदी में कहें तो ये उपयोगिता में बदलाव की दर है, रेट है की दर है, ठीक है। उपयोगिता में बदलाव की दर है जब हम वस्तु एक की मात्रा बढ़ाते या घटाते हैं एवं वस्तु दो की मात्रा में कोई बदलाव नहीं लाते। आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। आप देखेंगे मैं अपने मन से डेफिनेशन यहाँ पे बना रहा हूँ, ये सही है, लेकिन इसको याद करने की जरूरत नहीं है। यही हम मार्जिनल, इसको हम शॉर्ट में MU1 लिख सकते हैं। ये सीमांत उपयोगिता की दर है गुड 1 के कंपैरिजन में। इसी तरह से हम गुड 2 का निकाल सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ हम यही कर देंगे, रेट ऑफ चेंज इन यूटिलिटी विथ रेस्पेक्ट टू गुड 2 वाइल कीपिंग गुड 1 फिक्स्ड। जब हमारे पास n गुड हो तो हम कह देंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है उपयोगिता में बदलाव की दर है जब हम ith वस्तु को बदल रहे हैं और बाकी और वस्तुओं की मात्रा को हम फिक्स रख रहे हैं। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी आपके समझ में आ जाना चाहिए।
आइए तो अब हम वापस आते हैं। अगर अभी तक हमने क्या देखा, यहां से आइए, अभी तक हमने देखा कि गुड 1 की मात्रा जो है वो डेल्टा आई डिवाइडेड बाई P1 से कम हो गई, और गुड 2 की मात्रा जो है वो डेल्टा आई डिवाइडेड बाई P2 से बढ़ गई। तो इसकी वजह से यूटिलिटी में बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा? यूटिलिटी में बदलाव की दर क्या है? वस्तु 1 के परिप्रेक्ष्य में ये MU1 है, और MU1 में इतने गुड का परिवर्तन हो रहा है, तो टोटल परिवर्तन जो हो जाएगा ये दर है। MU1 जो है सो ये रेट है, दर है, किस दर से बदलाव आ रहा है, ये मात्रा है बदलाव की। तो दोनों को में गुना कर देंगे तो टोटल बदलाव पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा आई डिवाइडेड बाई P1, और चूंकि ये घट रहा है तो इसको हम माइनस लिख देंगे। उसी तरह से यहाँ पे होगा MU2, क्योंकि ये जो है सो गुड 2 में इतना बदलाव आ रहा है, तो गुड 2 में बदलाव की जो दर है वो MU2 है। इसको कितना बदलाव आ रहा है? डेल्टा आई बाई P2, ये बदलाव आ रहा है। कुल बदलाव कितना है? दोनों को ऐड करके मिलेगा MU1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आई डिवाइडेड बाई P1 प्लस MU2 डेल्टा आई डिवाइडेड बाई P2, ये टोटल बदलाव है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं MU2 डिवाइडेड बाई P2 माइनस MU1 डिवाइडेड बाई P1 मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा आई। और याद कीजिए कि हमने कहा था कि डेल्टा x1 स्टार डेल्टा x2 स्टार पे हम जो है यूटिलिटी का अधिकतमीकरण कर रहे हैं। तो किसी भी बदलाव होने से हमारी यूटिलिटी बढ़नी नहीं चाहिए। अगर यूटिलिटी बढ़ जाती है तो इसका मतलब यहाँ पे हमको सबसे ज्यादा नहीं मिल रहा था, है ना। तो अगर ये सबसे ज्यादा है तो ये चीज जो है सो 0 या 0 से कम होनी चाहिए। कोई बदलाव आपका यूटिलिटी बढ़ाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और चूंकि डेल्टा आई एक रैंडमली हमने 100 रुपए में 1 रुपया ले लिया था, तो इससे हमें पता चलता है कि MU2 डिवाइडेड बाई P2 माइनस MU1 डिवाइडेड बाई P1 जो है 0 या 0 से कम होना चाहिए। इसी तरह हमने पहली बार क्या किया था कि हमारे पास I1 था जो कि हम वस्तु 1 पे खर्च कर रहे थे, और I2 था जो कि वस्तु 2 पे खर्च कर रहे थे, और टोटल इनकम हमें मिल जा रहा था I। तो हमने यहां से डेल्टा आई ले करके दूसरे गुड को दे दिया। हम उल्टा भी तो कर सकते थे कि यहां से गुड 2 पे जो खर्च कर रहे हैं उसमें से डेल्टा आई ले करके गुड 1 को दे दे। तो अब क्या होगा कि गुड 1 जो है डेल्टा आई बाई P1 से बढ़ जाएगा, क्योंकि डेल्टा आई मिल रहा है ज्यादा गुड 1 को। P1 1 यूनिट का प्राइस है, अगर 5 रुपए मिल रहा है आपको और गुड 1 पे खर्चा करने के लिए, और 5 रुपए में आपको 1 यूनिट गुड 1 का मिलता है, तो गुड 1 आपका 1 यूनिट से बढ़ जाएगा। तो ये रेशियो आपको बता रहा है कि गुड 1 कितने अमाउंट से बढ़ जाएगा, और गुड 2 जो है वो डेल्टा आई बाई P2 अमाउंट से घट जाएगा। तो इससे क्या होगा कि चूंकि गुड 1 बढ़ रहा है और दर जो है MU1 है, तो आपकी यूटिलिटी टोटल जो है यहाँ पे MU1 बढ़ जाएगी, और चूंकि ये घट रहा है यहाँ पे डेल्टा आई बाई P2 ये जो है MU2 से घट जाएगी, है ना। तो आपको ये जो है 0 से कम होना चाहिए। सेम लॉजिक वही चलेगा, क्योंकि अगर आप ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, अधिकतमीकरण कर रहे हैं, तो x1 x2 स्टार पे अगर अधिकतमीकरण हो रहा है तो कोई भी चेंज आपकी यूटिलिटी बढ़ानी नहीं चाहिए। इस वजह से ये आपका निगेटिव आ जाएगा। और यहां से भी हम निकाल सकते हैं कि MU1 डिवाइडेड बाई P1 माइनस MU2 डिवाइडेड बाई P2 मल्टीप्लाइड बाई I, ये जो है सो 0 से के बराबर या 0 से कम होना चाहिए। चूंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं MU1 डिवाइडेड बाई P1 MU2 डिवाइडेड बाई P2 से छोटा या बराबर होना चाहिए। तो हमें दो इक्वेशन मिल गया। एक इक्वेशन इसको A कह लीजिए और इसको B कह लीजिए, दोनों को एक साथ यहाँ पे फिर हम A लिख दें तो यहाँ से आता है MU2 डिवाइडेड बाई P2 माइनस MU1 डिवाइडेड बाई P1, ये लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। दोनों अगर एक साथ सही होना हो तो एक ही पॉइंट पे सही हो सकता है, क्योंकि ये कह रहा है
कि mu1 डिवाइडेड बाई P1 जो है सो mu2 डिवाइडेड बाई P2 से छोटा या बराबर होना चाहिए, और ये कह रहा है कि mu2 डिवाइडेड बाई P2 mu1 डिवाइडेड बाई P1 से छोटा या बराबर होना चाहिए। और अगर हम दोनों को एक साथ सही करना चाहते हैं तो एक ही उपाय है कि mu1 डिवाइडेड बाई P1 इज इक्वल टू mu2 डिवाइडेड बाई P2। तो ये हमें कंडीशन मिल गया ऑप्टिमाइजेशन के लिए, कंडीशन हो गया अधिकतमीकरण के लिए। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख ले सकते हैं, इसको हम mu2 को इधर ले आए और P1 को इधर ले जाएं तो इसको लिख सकते हैं mu1 डिवाइडेड बाई P1 इज mu1 डिवाइडेड बाई mu2 इज इक्वल टू P1 बाई P2, है ना। तो एक ये इक्वेशन हमें मिल गया है। आइए इसी प्रॉब्लम को हम रेखा चित्र के माध्यम से देखें। तो हमारे पास क्या है, सेम प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइज u ऑफ x1 कॉमा x2। इसको x1 x2 के रेस्पेक्ट में मैक्सिमाइज करना है, अधिकतमीकरण करना है। p1 x1 प्लस p2 x2 जो है i से कम होना चाहिए, x1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। हमने देखा है कि यूटिलिटी कर्व को हम इन डिफरेंस मैप के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो एक ऐसा हम यूटिलिटी फंक्शन ले रहे हैं, वो ऐसे प्रेफरेंस को, ऐसे पसंद को व्यक्त कर रहा है जो कि सारे जम्पशंस हमने जो सीखे हैं, कॉन्वेक्सिटी के, मोनोटोनिसिटी के, कंटिन्यूटी के, कंप्लीटनेस के, ट्रांजिटिविटी के, रिफ्लेक्सिविटी के, सबको फॉलो कर रहा है, तभी ये ग्राफ बनेगा। अगर नहीं किसी को फॉलो कर रहा है तो हमें ध्यान देना पड़ेगा, हमारा ग्राफ दूसरे तरह का हो जाएगा और रिजल्ट में हमें ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी। बट चूंकि अभी हम जस्ट बेसिक से शुरू कर रहे हैं तो हम लेंगे कि सबको ये फॉलो कर रहा है। तो हमारा यूटिलिटी फंक्शन को हम इन डिफरेंस मैप, अनधिमान मानचित्र से दिखा सकते हैं। कहिए ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, और हमारा कहिए कि ये जो है, हमारा ये जो है सो बजट लाइन होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं ड्रॉ कर लूं। ये हमारा पहले बजट लाइन बना दिया, और एक जो है ये हमारा अनधिमान मानचित्र बन गया। हमें यहाँ पे ऑप्टिमल बंडल क्या है कि यूटिलिटी इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो आइडिया यहाँ पे क्या है कि ऐसे अनधिमान वक्र पे पहुंच जाएं जो कि हमें सबसे ज्यादा यूटिलिटी देता हो। ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30। तो हम तो चाहेंगे कि 20 से भी आगे चले जाएं, लेकिन हमारा बजट सेट कहता है कि आप इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपका जो x1 x2 जो है इसी जोन में, सेडेड जोन में ही होना चाहिए। तो आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पे आएगा। अब हम इक्विलिब्रियम पे ध्यान दें, ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान दें, तो हमें कुछ ऐसा मिल रहा है। इस बिंदु पे क्या है कि आपका बजट रेखा जो है, बजट लाइन जो है, वो इस इंडिफरेंस कर्व का टेंजेंट है। क्यों टेंजेंट होना जरूरी है? टेंजेंट में क्या होता है कि एक बिंदु पे ही उस कर्व एक दूसरे कर्व को छू रहे होते हैं। अगर टेंजेंट नहीं है तो क्या होगा, आपका बजट लाइन कुछ ऐसा गुजर रहा होगा। तो आप अगर इस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो आपकी यूटिलिटी, आपकी उपयोगिता बढ़ जाएगी, है ना। इसको बड़ा करके देख लें, बढ़ जाएगी। इसीलिए इस जगह पे हमारा ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो सकता, इस जगह पे नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे अगर हम इधर बढ़ रहे हैं कॉन्वेक्सिटी के कारण से हमारी यूटिलिटी बढ़ रही होगी। तो हमारा जो ऑप्टिमाइजेशन है इस बिंदु पे हो रहा है। अब हमारे पास बजट लाइन है, देख लीजिए P1 x1 P2 x2 इज इक्वल टू I। इसको हम थोड़े डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं x2 के बराबर जो है वो है I डिवाइडेड बाई P2 माइनस P1 बाई P2 x1। इस तरीके से पहले भी लिख चुके हैं। तो यहां से पता चल जाएगा कि बजट लाइन का जो स्लोप है, ढलाव है, स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है वो माइनस P1 बाई P2 है।
हमको ये भी पता है कि जो एक अनधिमान वक्र है उसके स्लोप को हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, स्थानपन्नता की सीमांत दर हम कहते हैं स्थानपन्नता की सीमांत दर। हम पहले के वीडियो में भी निकाल चुके हैं, लेकिन एक बार रिवीजन हो जाए फिर से निकाल लेते हैं। एक अनधिमान वक्र को कैसे हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू के, कोई भी अनधिमान वक्र ले रहे हैं, तो यहाँ पे एक वैल्यू आ रहा है जिस वैल्यू को हम k के द्वारा लिख दे रहे हैं। यहाँ पे है हमारे पास x1 और x2। जब भी हमने एक अनधिमान वक्र फिक्स कर लिया कि इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, दूसरे वाले के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो हम x1 और x2 दोनों का चुनाव इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते हैं। अगर हमने x1 चुन लिया, मान लीजिए कि हमने x1 चुन लिया, हम कहें कि x1 यहां पे रहेंगे, तो x2 ऑटोमेटिकली डिटरमिन हो गया, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है। x1 का चुनाव हो रहा है तो x2 इस वक्र से हमें मिल जाएगा। तो हम इसको जो है ना, ये हम लिखें, ये भी हमें ध्यान देना होगा कि अगर हम x1 में बदलाव ला रहे हैं डेल्टा x1 से, तो x2 में भी अपने आप एक बदलाव आ जाएगा ताकि हम सेम इसी वक्र पे बने रहें, है ना। तो अगर हम यहाँ पे x1 को बढ़ाए तो x2 हमें कम करके वापस इस वक्र पे आना पड़ेगा। तो डेल्टा x1 के निर्धारण से डेल्टा x2 अपने आप निर्धारित हो जाएगा, है ना, ये अपने आप निर्धारित हो जाएगा। और पहले भी हमने देखा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है हमें डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय डेल्टा x1 से मिल रहा है, ये हमें पता चल रहा है। तो हम पहले भी देख चुके हैं कि कैसे यूटिलिटी में क्या बदलाव आएगा, पहले भी देख चुके हैं कि डेल्टा x1 की वजह से यूटिलिटी में जो बदलाव आएगा mu1 डेल्टा x1 आएगा, है ना। उसके बाद डेल्टा x2 भी बदल रहा है, इसकी वजह से क्या बदलाव आएगा, mu2 डेल्टा x2 बदलाव आएगा। और ये जो है बदलाव 0 के बराबर आएगा, क्योंकि हम फिर उसी वक्र पर वापस आ गए। हमने यहां से शुरुआत की थी, यहां गए इस डायरेक्शन में, और फिर इस डायरेक्शन में बढ़ के वापस इसी अनधिमान वक्र पर हम आ गए। तो यहां से हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे लिखें mu2 डेल्टा x2, इधर हो जाएगा mu1 डेल्टा x1, और यहाँ से हमें मिल जाएगा डेल्टा x2 डिवाइडेड बाई डेल्टा x1 इज इक्वल टू mu1 डिवाइडेड बाई mu2। ये हो गया आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कभी कभी हम माइनस छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ भी हमने माइनस रखा है तो दोनों साइड हम माइनस रखेंगे। तो बजट लाइन का जो स्लोप है वो माइनस P1 बाई P2 है ना, ये माइनस P1 बाई P2 है। और ये जो स्लोप है आपका अनधिमान वक्र का स्लोप है वो है माइनस mu1 डिवाइडेड बाई mu2। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। एक बार और आपको ग्राफ से देख लें, ये आपका यहाँ पे दोनों जो है, दोनों का स्लोप, ढलाव दोनों का बराबर होना चाहिए। तो बजट रेखा का स्लोप हमने निकाला हुआ है माइनस P1 बाई P2, और अनधिमान वक्र का स्लोप है माइनस mu1 डिवाइडेड बाई mu2। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इससे आपको आ जाएगा mu1 डिवाइडेड बाई P1 इज इक्वल टू mu2 डिवाइडेड बाई P2। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूलेशन हमने दोनों जगह पे निकाल लिया है। तो ये हमारा ऑप्टिमैलिटी का कंडीशन हो गया। हम अगले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और इसको अच्छे तरीके से समझेंगे।